नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्री बजट की चर्चा के बाद संबोधन कर रहे हैं। आइए आपको वहां लेके चलते हैं। आकांक्षाओं और राजनीतिक जो एक हताशा है, उससे वो संवाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जब हमने उनको आमंत्रित किया है सुझाव लेने के लिए, तो सुझाव अवश्य हमारे पास आने चाहिए। बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं जो विपक्ष के पास भी हैं और सरकार ये चाहती है। ये पहली बार ऐसा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि बजट पूर्व परामर्श अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ले रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि हमने जहां जहां पर हम गए हैं, क्योंकि उस विभाग का हमने पिछले बार कितना बजट घोषित किया था, वो भी हमने स्क्रीन के ऊपर उसी स्टेक होल्डर्स की बैठक के अंदर हमने उनको दिखाया है। और ये भी बताया है कि हमने इसके ऊपर इतना खर्च किया है, इतना पैसा खर्च हो गया है, और बाकी के अभी उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। कुछ के टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडर की प्रक्रिया में है, और जल्दी जो हमने बजट की अनाउंसमेंट किया था, उस बजट को हम पूरा खर्च करने वाले हैं। और हमने उसी कड़ी को लेकर के 29 तारीख को भी सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ और हमारे जो विभागों के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बैठने का भी ये बना रखा है कि अलग अलग समय के अंदर हम बैठेंगे। उसके अंदर भी ये बैठ करके डिस्कशन होना है कि कितना बजट हमने पिछली बार घोषणा किया था और कितना वो खर्च हो गया है। अगर खर्च नहीं हुआ तो क्यों खर्च नहीं हुआ। हमारे मंत्रीगण भी साथ रहेंगे और हमारे सेक्रेटरीज भी साथ रहेंगे। ये हम उसके ऊपर पूरा मंथन चर्चा करने वाले हैं, ताकि जो हमने शब्द विधानसभा के उस पवित्र सदन के अंदर बोले हैं, एक एक शब्द हमारा वो धरातल के ऊपर उतरना चाहिए। वो सरकार की हमारी जिम्मेवारी है, जिसको लेकर के हम लगातार नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो मैंने कहा है 2047, उसको हम गति से पूरा कर सकें। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए हैं, उसमें हमारे बराला जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने नए कृषि कानून लागू करने एवं एफपीओज के बारे में उन्होंने बोला है, और किसानों को लाइसेंस देने बारे फसल बीमा योजना, बीमा क्लेम करने बारे आ रही समस्याओं के निवारण हेतु भी उन्होंने कहा है। गोबर से खाद बनाने का संयंत्र एवं बारिश एवं खराब जल को उपयोगी बनाने हेतु भी संयंत्र लगाने की बात उन्होंने कही है। इसी प्रकार हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी सीपैट और उत्तरी हरियाणा एवं दक्षिणी हरियाणा में केंद्र सरकार से पास हुए भवन निर्माण कारीगर कल्याण बोर्ड की बात उन्होंने कही है। कौशल रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, ये भी उन्होंने कहा है। और जल की वेस्टेज को बचाने के लिए भी उन्होंने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। हमारे नवीन जिंदल जी बीच में बैठे हैं, उन्होंने आवारा पशुओं और कुत्तों के लिए भी अलग से आश्रय स्थापित किया जाए, उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और ये भी कहा है कि हर गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए एवं यमुना नदी को साफ रखने में ध्यान दिया जाए। महत्वपूर्ण सुझाव है उसके ऊपर, क्योंकि सरकार काम भी कर रही है, और ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जिससे कि आम लोगों में भी इसकी जागरूकता जाती है। पुराने स्टेडियम को सुधारा जाए, ये भी जिंदल साहब ने इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिया है। और इसी प्रकार चौधरी धर्मवीर सिंह जी वो भी बोल करके गए हैं कि ड्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो जल ये सेम की दिक्कत आ रही है और जल बरसात के अंदर बाढ़ की स्थिति आती है, उससे भी उसके अंदर राहत मिले। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर पंचायत स्तर पर
जल भंडारण सुविधा पर ध्यान दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं और हमारी कृष्ण गहलोत जी ने भी राई क्षेत्र में पीने के पानी की जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, इन्हीं सुझावों के माध्यम से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों से आते हैं उन सबको इस बजट में वो स्थान मिले ताकि उस अनुरूप ये बजट खर्च हो। क्योंकि हम देखते थे, मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि मैंने कई बार इसकी चर्चा भी की है, हर जो भी बैठक, चाहे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे टेक्सटाइल के थे, चाहे हमारे स्टार्टअप्स थे, या हमारे किसान थे, प्रगतिशील एफपीओज के हमारे किसान थे, या हमारे महिलाओं उद्यमी थी, या महिलाओं के साथ हमने बैठ करके डिस्कशन किया, उनके सुझाव लिए हैं, हमने जो प्रबुद्ध जन हैं उनसे सुझाव लिए हैं, और जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने गुरुग्राम के अंदर लगभग पूरे दिन का एक सत्र चलाया, और उस पूरे दिन के सत्र के अंदर हमने एक्सपर्ट्स बुलाए, हमने उनके सामने ये पूरा का पूरा विजन ये भी रखा, इसके ऊपर चर्चा भी की है कि हम 2047 के अंदर हरियाणा को इस दिशा के अंदर ले जाना चाहते हैं। उसके अंदर आप लोगों के क्या सुझाव हैं? एक्सपर्ट्स उसके अंदर आए, अलग अलग वर्ग के लोगों को हमने बुलाया और उसके अंदर बैठ करके चर्चा की। हमारे एक उच्च स्तर का अधिकारी उस ग्रुप के अंदर बैठा और ग्रुप के अंदर बैठ करके उनसे चर्चा विचार विमर्श किया। जब हमने पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने रखी तो एक अधिकारी फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद उनके बीच में बैठा और उनसे महत्वपूर्ण सुझाव लिए। उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और प्रबुद्ध जन उसके अंदर थे, उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए जिससे कि हम उस मार्ग के ऊपर गति से बढ़ सके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत, और विकसित भारत में विकसित हरियाणा, ये गति से आगे हो, उसको लेकर के हमने उसके ऊपर बैठ करके काम किया है। और मैं सभी मंत्रीगण और हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर हैं कि आप लोगों ने बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि नवीन जिंदल जी ने कहा था कि अभी और भी कुछ सुझाव ऐसे हमारे पास हैं महत्वपूर्ण। हमने इसको लेकर के पहली बार AI बेस्ड चैट बॉक्स उसको हमने लॉन्च किया और वो प्रदेश के लोगों के साथ किया, एक नंबर भी दिया, क्योंकि उस नंबर को अगर डायल करके वो बात करेगा तो हमारा चैट बॉक्स उससे बात करेगा, उससे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो उससे बताएगा, व्यक्ति बोलता रहेगा और वो उसको सारे को संलग्न करके वो हमें देगा। और मुझे खुशी है बताते हुए ये कि जो AI चैट बॉट ये है जिसकी शुरुआत हमने 6 जनवरी 2026 को बजट से संबंधित सुझावों को आम जनता से, कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ये अपने सुझाव हमें दे सके, उसको हमने ये लॉन्च किया था। और उसमें अभी तक हमारे पास AI चैट बॉक्स के माध्यम से 9000 से ज्यादा ये सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इसके माध्यम से 9000 से ज्यादा आगामी बजट जो 2026-27 को जनता के अनुकूल बनाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से हमें वो महत्वपूर्ण सुझाव मिल रहे हैं। मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारे सांसदगण हैं, हमारे विधायकगण हैं, जो यहाँ नहीं पहुंच पाए या किसी के पास और ऐसा सुझाव ध्यान में आ जाए कि ये महत्वपूर्ण सुझाव है, मुझे देना चाहिए, आप जो आपकी टेबल के ऊपर या बैग के अंदर जो QR कोड उसको स्कैन करेंगे आप, और स्कैन करेंगे तो आप इस AI बेस्ड जो हमारा चैट बॉक्स है उसके साथ जुड़ेंगे, आप महत्वपूर्ण सुझाव उसके ऊपर भेज सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि अगले आने वाले 3-4 दिन तक आप इसको भेज सकते हैं। समय सीमा के कारण 31 जनवरी के बाद ये मिलने वाले सुझावों पर हम विचार करेंगे और उनको इसमें संलग्नित करके ये बजट के अंदर महत्वपूर्ण सुझाव शामिल होंगे। तो मेरा आग्रह है कि आप सब उसके अंदर अगर कोई और महत्वपूर्ण सुझाव आपके पास आए तो इसके अंदर अवश्य उसको शामिल करिएगा।
और अब बात करेंगे एसवाईएल की। हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल को लेकर जो बरसों का विवाद चल रहा है, इस बार कुछ नया हुआ है। हर बार की तरह वैसे तो इस बार भी बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस बार की बैठक बेहद खास और एसवाईएल के विवाद के सुलझने की आस जगाने वाली रही। ये रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर एसवाईएल को लेकर ताज होटल के अंदर हुई मीटिंग की है और दूसरी तस्वीर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्हीं दो तस्वीरों ने अब एसवाईएल विवाद के सुलझने की एक नई उम्मीद जगाई है, क्योंकि अमूमन पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल को लेकर जब भी मीटिंग हुई तो दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान और रास्ते अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सुर, ताल और रास्ते एक जैसे ही नजर आए। लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। पंजाब जो है वो पूरे देश की फूड बॉल है। चावल, गेहूं, मक्की, सरसों, बाजरा, जो भी देश को चाहिए होता है वो हम देते हैं। उसके लिए पानी तो चाहिए। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सब यहाँ। और जैसा कि सीएम साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हुई इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि अब अधिकारियों के स्तर पर एसवाईएल के विवाद को सुलझाने की कोशिश होगी। अधिकारी लगातार इस पर मंथन करेंगे और फिर रिपोर्ट कोर्ट और मुख्यमंत्रियों को सौंपेंगे। इसके बाद दोनों राज्यों के सीएम इस रिपोर्ट पर आपस में बात करेंगे और निर्णय तक पहुंचने की कोशिश होगी। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी। क्या चाहते हैं क्या, तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नजदीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाए, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के। इसके साथ ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयान भी इस बैठक के अहम बिंदु रहे। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक को सकारात्मक बताया, सार्थक परिणाम की बात कही, पंजाब हरियाणा के भाईचारे की भी बात आई। कुल मिलाकर बरसों से चले आ रहे एसवाईएल विवाद का हल अब अधिकारियों की बैठक और उनकी रिपोर्ट से निकालने की कोशिश होगी। हालांकि अब ये कोशिश सिरे चढ़ पाएगी या नहीं, ये तो दोनों राज्यों के नेताओं और लोगों की आपसी समझ और भाईचारे पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी एसवाईएल की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एसवाईएल के पानी और नहर पर दोनों राज्यों का अपना अपना स्टैंड कायम है। हरियाणा की मांग है कि उसे उसका हक का पानी मिले और समझौतों के तहत पानी दिया जाए। वहीं अब तक पंजाब का स्टैंड ये क्लियर है कि उसके पास हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके अलावा पंजाब की ओर से अभी तक नहर निर्माण पर कोई कदम भी नहीं उठाए गए। एसवाईएल के तहत पंजाब और हरियाणा में 212 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण होना था,
जिसमें से पंजाब में 121 किलोमीटर नहर का निर्माण होना है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है, जबकि हरियाणा 91 किलोमीटर की नहर को तैयार कर चुका है। हालांकि अब पंजाब के सीएम ने नहर निर्माण को लेकर भी एक नई बात कही है। नहर में क्या नहर में क्या आता है? एसवाइल नहर जो है वो बनने नहर में क्या आता है? वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। बहरहाल हरियाणा और पंजाब के बीच हुई इस सकारात्मक मीटिंग के बाद अब इंतजार उस फैसले का है जिससे दोनों राज्यों के बीच बरसों से चला आ रहा ये विवाद सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो एसवाईएल को लेकर एक और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, तो दूसरी ओर हरियाणा में विपक्ष ने इस बैठक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस और इनेलो ने बैठक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है तो फिर बैठकें करने का क्या मतलब रह जाता है? वार्तालाप का क्या मायने है? कितने 11 साल 16 से लेकर अब तक 9 साल तो गुजार दिए, और कितना साल गुजारेंगे भाई? वार्तालाप का कोई मतलब? मैंने उसी टाइम असेंबली में भी कहा था ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। जब सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा जुडिशियल है, उसका ही फैसला नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा ये काम? ये भाई फिर तो कोई किसी को कहीं एक दूसरे स्टेट का कोई करने नहीं देंगे। ये हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारा संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा है इस बात से। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर कायम करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, तो इसका बेमायने है बात करने की। मैं इस बात का भी कहूँ, कोई मतलब नहीं कंटेम्प्ट ऑफ डाल के। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है। उस लेवल पे लिंग अराउंड करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये आपस में मिले हुए हैं। आज मान ने जिस ढंग से कहा है, पहले तो कहता था एक बूंद पानी नहीं दूंगा, आज ये कह दिया कि किसी का हक नहीं मरना चाहिए। तो फिर हक नहीं मरना चाहिए तो फिर अधिकारियों पे क्यों छोड़ते हैं? हरियाणा में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो गए हैं। सुधीर राजपाल हरियाणा के नए होम सेक्रेटरी बने हैं। वहीं सुमिता मिश्रा को एसीएस हेल्थ और एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन लगाया गया है। अनुराग रस्तोगी से फाइनेंस डिपार्टमेंट के एसीएस का चार्ज वापस लिया गया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज दिया गया है। विनय कुमार पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। वे 6 अधिकारियों के तबादले हुए और उसके बाद जिस तरह से इनके जो है डिपार्टमेंट थे उनमें भी कईयों में बदलाव किया गया है। सुमित्रा मिश्रा को एसीएस हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन लगाया गया है। बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल का असर हरियाणा में भी देखने को मिला और हरियाणा में भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का जो असर है कई जिलों में दिखा। बैंकों पर ताला लटका रहा, ग्राहकों को बिना काम के वापस लौटना पड़ा। महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत में कर्मचारियों की स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई है। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। महेंद्रगढ़, सोनीपत और हिसार की तस्वीरें हैं जहां बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये जो बैंक कर्मचारी हैं ये 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ये हड़ताल की गई है। 5 डे वर्किंग का मतलब है कि सप्ताह में 5 दिन जो है वो वर्किंग रहेगा, बाकी 2 दिन जो है वो अवकाश रहेगा। तो यही कर्मचारियों की मांग है जिसको लेकर ये देशव्यापी हड़ताल हुई और हरियाणा में भी इसका असर नजर आया। तो हड़ताल पर जो कर्मचारी गए हैं सबसे पहले इनकी मांग है कि हफ्ते में 5 दिन जो है वो काम होना चाहिए। 5 डे वर्किंग की ये मांग है। इसके साथ सभी शनिवार जो रहते हैं, जितने भी शनिवार आएंगे
उसको छुट्टी होनी चाहिए, ये मांग है। बैंक में छुट्टी रहेगी, जैसे रविवार को छुट्टी रहती है, और शनिवार भी जो आएंगे उन पर छुट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार से आश्वासन ना मिलने से भी बैंक कर्मचारी नाराज हैं, किसी तरह का भरोसा नहीं मिला है। तो ये जो मांग है, इसको लेकर ये हड़ताल की गई है। अब कर्मचारियों का कहना है कि अगर उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया जाता है, आश्वासन नहीं मिलता है, तो वो जो है अपना जो ये हड़ताल है, जो स्ट्राइक है, संघर्ष है, उसे और तेज करेंगे। हमारी मांगे ये हैं कि हम अपनी तनख्वाह कटवा के और एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं। अभी ये सांकेतिक हड़ताल है। पहले जो सेटलमेंट हुआ था 2023 में, उसमें हमें ये आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि हमारी 5D बैंकिंग ज़रूर लागू होगी, और उसमें हमारी जो यूनियन और उनके बीच में एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें यही आश्वासन दिया गया था कि ये जल्दी लागू हो। इतने दिनों के बावजूद भी हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इस मांग को हमारी को पूरा किया जाए। तो हमारा बैंकिंग शेड्यूल बनाया गया था, वो पास होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट बहुत हल्के में ले रही है बैंकर्स कम्युनिटी को। तो इसका रोष दिखाते हुए आज हमने हड़ताल की है, और हम डिमांड कर रहे हैं कि ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारी पूरी हो। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज से लगभग 20 महीने पहले सरकार ने ये हमारी मांग मान ली कि बैंकों के अंदर 5 दिन का वीक होगा, लेकिन लगभग 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं। और अब जिक्र करेंगे हरियाणा में मौसम के बदले मिजाज की। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है, और बारिश और ओलावृष्टि से एक बार फिर प्रदेश का जो तापमान है वो गिरता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, महेंद्रगढ़ में ओलावृष्टि हुई, हिसार में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। तो जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, मिजाज बदला है मौसम का, एक बार फिर ठंड बढ़ती नजर आ रही है, तापमान में गिरावट हो रही है। और जो ये ओलावृष्टि हुई है, ये भी फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर भारी मात्रा में ओलावृष्टि होती है तो फसलों को नुकसान होगा, और एक बार फिर से ठंड जो है वो अपना प्रकोप दिखाती नजर आ सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि अगले 2-4 दिन इसी तरह के मौसम की संभावना जताई जा रही है। तो जो लोग हैं उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है बारिश के चलते, लेकिन मौसम का बदला मिजाज जो है एक बार फिर ठंड के कहर को दर्शाने वाला है। एक फरवरी ਨੂੰ PM ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ